जगदीश जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेतागण, महासचिव बम्बई के और मित्रों, वास्तव में एक महापरिवर्तन के मोड़ पर आज हमारे हिंदुस्तान खड़ी है और इस आने वाली चुनाव जो 2014 है उसमें जो निर्णय होगा पब्लिक का, उससे तय होगा कि हम देश के पुनरुत्थान की ओर बढ़ेंगे या हम और पीछे जाएंगे। आज जो समस्याएं हैं वो सबके समाधान निकल सकती है। उदाहरण, इकोनॉमी जो जिस हालात में है इसको सुधारा जा सकता है और भी तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। 1990 में मैं जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री बना था, 2 पोर्टफोलियो मेरे पास थे, कॉमर्स और लॉ। तब इतनी बुरी हालत थी कि हमारे देश की दिवालापन की घोषणा बाकी थी और वहां से बदलकर फिर उसके बाद नरसिम्हा आए थे, तो नरसिम्हा की सरकार में भी मैं मिनिस्टर रैंक के, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के एक पद में था, जो गैट और WTO के संबंधित विषयों के लिए उनकी सलाहकार के रूप में मैंने काम की। तो वह समय जो पहले कभी नहीं हुआ था, 1947 से 1991 माने 1991 तक हमारी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% थी, जो बहुत छोटी सी विकास की वृद्धि थी, लेकिन वहां से बढ़कर हम 9% तक पहुंचे, जो कोई नहीं कह रहा था कि हो सकता है। वैसे मजाक करते थे लोग कि 3.5% पर ये जो धीमी रेट है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ऐसे वो कम्युनिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था, लेकिन हिंदू के माथे पर सब थोपा गया तो वैसे ये भी थोपा गया था। तो हमारे देश में 9% हो गया, अब तो 9% की साधारण लगता है। मैं कहता हूँ कि आगे 2014 में इंडिया की सरकार बनेगी तो 12% ग्रोथ रेट की देनी चाहिए, क्योंकि जगदीश ने कहा कि पहले संक्षेप में बता दीजिए, उसके बाद सवाल होंगे, उसका ज्यादातर समय उस पर जाना चाहिए। तो मैं आपसे मोटी बात पर यह कहूंगा कि कोई ऐसा विषय नहीं है इकोनॉमी पर जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ये सरकार उस सारे समाचारों को दबा के, कल मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे राजनाथ सिंह के सुझाव पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इकोनॉमी को कैसा सुधारा जा सकता है, और सिर्फ देश में जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, ऐसे जगहों इसमें छपा है, और अंग्रेजी में बिल्कुल उसको ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई रचनात्मक बात हम कहें तो वो ना छपे, क्योंकि वैसे भी वो देख रहे हैं कि भीड़ को देखकर कांग्रेस में सब कांप रहे हैं कि भाई क्या होने वाला हमारा। और सोनिया गांधी के घर में मीटिंग हुई थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको बनने के बाद भागना चाहिए, उसके पहले बनने के पहले भागना चाहिए। तो पहले भागे या बाद में भागे, हम तो पकड़ेंगे उनको, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए है। जब वो पूर्ण गरीब थी, जब उनकी विवाह हुई राजीव गांधी के साथ, ये 1 लाख करोड़ कहां से आया? हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का, खास तौर पर हमारे मंत्रियों को कुल मिलाकर के विदेश में 70 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख करोड़ रुपए टोटल टैक्स जो इकट्ठा होती है
भारत की सेंट्रल बजट में वो कितना है, 4.5 लाख करोड़। इनकम टैक्स कितना है, 2 लाख करोड़। ये 70 लाख करोड़ बाहर से मंगवा लेंगे, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं, तो कितने साल के लिए हमें टैक्स नहीं देना होगा। तो इसीलिए संपत्ति की कमी नहीं है। ये पेट्रोल में टैक्स डालते हैं, हर चीज में छोटी छोटी चीजों पर टैक्स डालते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम के ऑप्शन करते तो आपको 1,76,000 मिल जाएगा। कपिल सिब्बल तो कहते हैं कि 0 मिलेगी, तो उसकी कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि वो 0 से आगे गिर नहीं सकता। ऐसे ही लोग हैं कांग्रेस में। तो इसी प्रकार से कोयले की नीलाम करते बांटने के बजाय तो आपको 11 लाख करोड़ मिलती है। खनिज तेल की जो कृष्णा गोदावरी में देने के बजाय आप यदि नीलाम करते तो 24 लाख करोड़ मिलती है। हमारे देश में साधन की कमी नहीं है, सिर्फ वो मंशा होनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए इकट्ठा करनी चाहिए, अपने के लिए नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, राष्ट्र के लिए इकट्ठा करनी चाहिए। ऐसी होगी तो निश्चित तौर पर साधन की कोई कमी नहीं, ना हमारी किसी क्षमता की कमी है। एग्रीकल्चर को गरीब कहते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं हमारे किसान। और तो आपको पता है कि जो आज हमारी एग्रीकल्चर में जो उत्पादन हो रही है वो सबसे न्यूनतम लागत पर होती है दुनिया में। WTO ने कहा है कि एक ही देश में, बड़े देशों में एक ही देश है जो यदि निर्यात करने के लिए सब्सिडी देगी तो हम आपत्ति नहीं करेंगे। हर देश भर के लिए वो आपत्ति करते हैं निर्यात में आप सब्सिडी दोगे तो, परंतु हिंदुस्तान के इसमें क्योंकि हमारी जो दाम है वो इंटरनेशनल प्राइस से इतनी कम है कि हमें मजबूर नहीं करना चाहिए इतनी कम दाम पर एक्सपोर्ट करने के लिए। वो कहते हैं फिर आप सब्सिडी दे सकते हैं ताकि वो जो बाकी है वो किसानों को मिल सके। आज हमारे किसानों की गरीबी की दूर करनी है तो निर्यात करने के लिए सीखना चाहिए। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना है, छोटी छोटी एयरपोर्ट बनानी है, पैकेजिंग इंडस्ट्री बनानी है। ये सब बनेंगे तो किसान कर सकता है, इंटरनेट के जरिए वो पता कर सकता है कौन क्या आता है और कौन सी क्षमता की कमी है एग्रीकल्चर में। 12 महीने हमारे देश में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, 12 महीने। अमेरिका में 5 महीने हीम गिरती है, इसीलिए वहां 5 महीने नहीं कर सकते, यूरोप में भी नहीं कर सकते, चाइना में 3 महीने के लिए नहीं कर सकते, तो हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं, 3 फसल बो सकते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ 25% जमीन पर एक से ज्यादा फसल बोया जाता है। हर चीज में अनाज हो जाए, अनाज की चावल का दाम 1/7 साउथ अफ्रीका की तुलना में, जापान की तुलना में, इसी प्रकार से गेहूं 1/4, दूध 1/15। हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं। 15 करोड़ गाय को ठीक से खाना पीना पिलाओ, दियो, इसकी सारी जो विटामिन की आवश्यकता पूरा करो, तो आप जो आज 200 लीटर पैदा करते हैं वो आप 11,000 लीटर पैदा कर सकते हैं एक साल में। इजराइल में करते हैं, इजराइल में कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हमारी गाय के दूध की विशेष दवाई की जो उसकी क्षमता है, उसकी जो है, वो सब आज लोग दुनिया में मानते हैं। और यदि 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देंगे तो आप स्नान भी दूध में कर सकोगे। किसी चीज की क्षमता, इसीलिए तो हम दुनिया के सबसे विकसित देश थे 1750 तक। उसके बाद जो नए यंत्र आए उसको हमें वंचित किया गया। अंग्रेजों ने हमारे देश में लोगों को रेलवे नहीं लाने दिया बहुत सालों के लिए। 1857 में जब उन्होंने देखा कि जो पहला भारत को स्वाधीन करने की संग्राम शुरू हुई
उसके बाद उन्होंने थोड़ा रेलवे लाए अपने ट्रूप्स को जल्दी ले जाने के लिए और कपास को बंदरगाह तक ले जाने के लिए। उन्होंने हमें स्टील बनाने नहीं दिया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आधार थी क्रांति के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति, वो वहाँ की जो स्टील प्लांट बनाई थी बेसेमर ब्लास्ट फर्नेस के जरिए, वो हमारे देश में लोग तैयार थे लाने के लिए। टाटा तैयार था, जमशेद टाटा उसको बनाने नहीं दिया। आखिर में 1914 में जब देखा कि फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम हमारे देश में निर्यात करा रही थी सस्ते दाम पर इस्पात को, तब उन्होंने टाटा को कहा और कहा कि पैसा आपको हम नहीं देंगे और आप लंदन के स्टॉक मार्केट से भी पैसा नहीं ला सकते। तो यहाँ स्वदेशी की आह्वान पर लोगों ने 10 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, ऐसा देकर टाटा को पैसा मिला और उन्होंने पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बनाई, जो आज भी दुनिया के न्यूनतम लागत में स्टील पैदा होती है। तो कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ करने वाला चाहिए। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लिया गुजरात में, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी हो गए तो निश्चित तौर पर इस सारी क्षमता का पूरा उपयोग होगा और देश एक बार 5 साल के अंदर हमारे देश में और भी समस्याएं हैं आर्थिक के बजाय। बांग्लादेश से लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ उनको नौकरी मिलती है, अच्छा कमाई होती है, वहाँ नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान बनाने की आधार क्या था कि जो मुसलमान, अंग्रेजों ने कहा, मैंने नहीं कहा, अंग्रेजों ने कहा कि जो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता उसके लिए अलग जमीन बनानी है, देनी है, अलग देश बनाना है। तो पाकिस्तान तो था ही पहले, तो बनाई गई थी। अंग्रेजों ने कानून पास किया अपने पार्लियामेंट में जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें कहा कि इन क्षेत्रों में मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहने चाहते हैं इस मेजॉरिटी में, तो इसीलिए पंजाब को काटो, सब सिंध को काटो और वहाँ बंगाल को एक टुकड़ा करो, और कहा कि मुसलमान को अलग देश होना चाहिए, जो हिंदू के साथ नहीं रहने चाहता है देश बनाना चाहिए। अब वो बनाने के बाद वो हमारे देश में आ गए वापस। 1/3 बांग्लादेश का पॉपुलेशन हमारे देश में आ गया। आसाम में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में भी मैं सुन रहा हूँ बांग्लादेशी है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें तो अलग देश दिया क्योंकि हमारे साथ नहीं रहने चाहते, आप आ गए। तो मुझे बांग्लादेश, हमारी देश से शक्तिशाली सरकार होगी तो बांग्लादेश को कहना चाहिए तुम्हारे अपने लोगों को वापस ले जाओ। यदि नहीं ले जा सकते हो और ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, तो जितना जमीन उस पॉपुलेशन के अनुपात है उतना तो दे दो हमें वापस। 1/3 उनकी जनता आ गई तो 1/3 जमीन, पॉपुलेशन 1/3 आ गई तो 1/3 जमीन। खुलना से सिलेट का एक लकीर खींचो तो सारा जमीन ऊपर है ना, वो 1/3 है। और मिलिट्री को ये सुनाओगे तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी तो हमें घूम के जाना पड़ता है आसाम के लिए, अब हमें ये मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान तो चाहता नहीं है कि हिंदू मुसलमान में कोई तालमेल, तो इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। देखो उन्होंने कश्मीर में क्या किया। कश्मीर में मैं अभी गया था 22 मई को, लाल चौक में हमारी जनता पार्टी यूनिट थी, अब तो विलय के पहले, अब सब हमारे साथ आ गए। अब्दुल रहमान लोन हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ, उन्होंने मीटिंग कराई। उसमें हमारे मुंब्रा से जावेद अख्तर खान भी जोड़ना है ना, और उनके साथ ही जो हमारे साथ शुरू से रहे वो सब गए थे कश्मीर में और भाषण दिया हमने कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा कि कश्मीर के प्लेबिसाइट का क्या हो। मैंने कहा प्लेबिसाइट मैंने तो नहीं माना था, प्लेबिसाइट मैंने जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया। मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू से पूछो
तो हम कहाँ पहुंचेंगे उनके पास? तो मैंने कहा टेररिस्ट से कह दो हमें पहुंचा दे। कहाँ लिखा है कि प्लेबिसाइड करनी है? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में एक नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को तो टुकड़ा किया ही, पर तो हर राजा को उन्होंने स्वाधीन कर दिया। 600 राजाओं को उन्होंने कहा कि तुम अब स्वाधीन हो। यदि आपको हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में विलय करना है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत करो, और उस दस्तखत करने के लिए जनता से राय पूछने की जरूरत नहीं, और लिखा है। और इसीलिए 450 देशों ने, जो राजाओं के देश थे, उसको साम दाम भेद दंड से सरदार पटेल ने विलय किया। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक को छोड़ दो मेरे लिए, उसी को सत्यानाश किया। 450 छोड़ते तो क्या होता हमारे देश का आज। और 150 जो बाकी थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो यदि कश्मीर में हमें जनमत लेनी है तो फिर पाकिस्तान का 160 के देशों जो विलय हुआ पाकिस्तान, उसकी भी होनी पड़ेगी। ये कहाँ लिखा है? इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि जनता की राय पता करने की आवश्यकता नहीं। ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के एक सलाहकार, उसका नाम एडविना माउंटबेटन, सरदार पटेल से नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने गारंटी दे दी तो आप अब उसको माने ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा? मैंने कहा यदि वो कैबिनेट में लाते और कैबिनेट में पास करते, प्रस्ताव करते, तो मेरे ऊपर लागू होती है। पर तो जवाहरलाल नेहरू को हिम्मत नहीं हुई कैबिनेट में लाने के लिए, क्योंकि सरदार पटेल था और उसको बताए बिना वो चले गए, यूएन में कह दिया। तो इसीलिए हम तो नहीं मानेंगे। हम तो कहते हैं वो जो यूएन में गया उसको भी वापस ले लेंगे कि ये कैबिनेट था, इसमें कोई नहीं है। 370 धारा, उसके बारे में पूछा था मुझे। मैंने कहा 370 धारा बनाई गई क्यों? इसीलिए बनाई गई थी कि हिंदू मुसलमान की जो अनुपात है कश्मीर में उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सारे मारवाड़ी आ जाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा सारे मारवाड़ी आ जाएंगे जमीन खरीद लेंगे। ऐसे भी मारवाड़ी जमीन खरीदा है, उसको कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। नाम जानते हो पावर ऑफ अटर्नी? जो अधिकार दिया जाता है तो बेचना रखना। सारे लोग कश्मीर में हमारे जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है। रेलवे ये रूल बन गई, लॉ बन गई, वो भी टेम्पररी। उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन। और उसको रद्द करने के लिए क्या करना होता है? राष्ट्रपति को एक विज्ञापन निकालनी है, नोटिफिकेशन कि रद्द हो गया। पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। अब इसमें अनुपात नहीं बदलना है, इसीलिए हुआ। पर तो टेररिस्ट ने अनुपात बदल दी। उन्होंने 5 लाख का कश्मीरी पंडित को भगा दिया। तो इसके माने वहां उन्होंने सारे हिंदुओं की जो उपस्थिति थी उसको खत्म कर दी। तो उन्होंने यदि यहाँ से वहां लोग नहीं जा सकते तो वहां से भी लोगों को नहीं भगाया जा सकता। तो 370 खत्म। और मैं तो सलाह दूंगा नया एनडीए गवर्नमेंट को कि राष्ट्रपति से विज्ञप्ति निकाल के ये 370 धारा को भी हटा दे। तो कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है और जो बाकी हिस्सा उसको भी लेना है। चाइना भी दे देगी, और तो चाइना समझते तुम सब पिलपिलाओ तो डंडा मारते रहते हैं। जिस दिन चाइना को आप डंडा मारने की स्थिति में आ जाओगे, चाइना ठीक हो जाएगा। क्या करना है? मैं कहता हूं कि नक्शा देखो। आपने सुना होगा कार निकोबार आइलैंड्स, अंडमान के साथ जुड़ा हुआ। उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका
एक जमाने में नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, आजकल उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सब चीज का इंदिरा नाम रखा है, मेरा और आपका बचा हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट से सुमात्रा इंडोनेशिया कितना दूर है? 90 किलोमीटर। बीच में समुद्र, मलाक्का स्ट्रेट। इसकी विशेषता क्या है कि सारे जो चाइना के सामान जाते हैं विदेशों से, अमेरिका से, ईरान से, तेल जो है सारी उसमें से जाती है, और जो चाइना निर्यात करती है वो भी उसी से आती है। 90% उसकी आयात और निर्यात उससे जाती है। इंडोनेशिया, सुमात्रा माने इंडोनेशिया, इंडोनेशिया उसको चाइना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडोनेशिया से दोस्ती करो कि भाई मैं इस तरफ तुम उस तरफ, और जब चाय बंद कर दो चाइना खत्म हो जाएगा। चाइना को पता है, इसीलिए वो जल्दी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारी नाव सेना बने, हमारी बेवकूफ़ी के कारण भी उनको मदद कर रहे हैं। उदाहरण, श्रीलंका ने कहा कि हमारे लिए एक बंदरगाह बना दो हम्बनतोता, जो हमारे से 32 किलोमीटर दूर में है, और उसमें पोर्ट बनाने के लिए हम कर्जा ले लेंगे आपसे। तो इंडिया ने कहा नहीं, हमारे लिए वो कर्नल की प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। चाइना को खबर हुई, कहते तुम काम जो कर्जा के क्यों जा रहे हो, मैं तो मुफ्त में दे दूंगा, मैं ही बना दूंगा, मुझे थोड़ा सा जगह दे दो बस। और आज वो बंदरगाह बना है, चाइना ने बना करके वहाँ बैठी है। यह हमारी बेवकूफ़ी का कारण है। तो इसीलिए हमें चाइना से मुकाबला करना, तो ये आसपास की सारी देशों से दोस्ती करनी है। पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ये नवाज शरीफ ने दोबारा चुनने के लिए तालिबान से समझौता कर लिया, और तालिबान जो है वो जो लिखता है, मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारी अधूरा इतिहास है। क्यों अधूरा इतिहास है? क्योंकि ईरान में जब पारसी राज कर रहे थे तो इस्लाम ने आक्रमण किया और कब्जा किया। 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बनाया। बगल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, की कब्जा की। 17 साल में 100% मुसलमान बनाए। इजिप्ट को 21 साल में मुसलमान बनाए 100%। क्रिश्चियन ने यूरोप को 50 साल में क्रिश्चियन बनाए 100%। यहाँ 800 साल मुसलमान राज, 200 साल क्रिश्चियन का राज, तब भी 80% हिंदू हैं हम। तो हमारे में कुछ सवाल है, क्योंकि यहाँ भाईचारा चली, कुछ भी हो, बट वही तालिबान को पसंद है तो हमारे देश पर आक्रमण करेंगी। पाकिस्तान की कब्जा होने वाली है और उसके बाद हमारे साथ युद्ध होने वाली है। वो नहीं रुकेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं, वही करने वाले, उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि यदि वो करें युद्ध तो उसका 4 टुकड़ा कर देना चाहिए। पिछले बार 2 टुकड़ा, इस बार 4 टुकड़ा। हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की एकता ना हो, इसके लिए उनको पाकिस्तान और तालिबान को बहुत दिलचस्प है। कश्मीर में भी यही कहते हैं। अभी वो गया था वो जो फिल्म पाकिस्तान लेकर जुबिन मेहता ना बेरो, अरे संगीत को गाएगा तो तुम्हारे लिए क्या है, आखिर में हो ही गया, अच्छा हुआ। लेकिन हमारे देश के लोगों को भी दिमाग साफ होनी चाहिए। वहां मुझे कश्मीर में यही कहा लोगों ने कि ये टेररिस्ट तो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान तो आखिर में दे देगा कश्मीर, पाकिस्तान के लिए भी ना 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 कहा और बाद में दे दिया। ये कश्मीर का भी ना 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 कह के बाद में दे देंगे।
और यदि दे देंगे तो फिर तुम्हें देख लेंगे। ये कहते हैं हमारे वहां मैंने देखा है कि लोग जो आए थे वो हॉल भरा हुआ था, लोग यही कहते हैं कि हमें विश्वास दे दो कि हिंदुस्तान कश्मीर को कभी छोड़ेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमने कहते हैं तो समझौता की बात करते हैं। अब मनमोहन सिंह जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, नवाज शरीफ, वो भी कठपुतली है, ये भी कठपुतली है, दोनों को मिलकर एक जगह में बच जाना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में ये समझना चाहिए कि हमने डीएनए स्टडी किया, सारे मुसलमान हिंदुओं का एक ही डीएनए। मैंने राज ठाकरे और बिहार के टैक्सी वाला का भी डीएनए टेस्ट किया, दोनों का एक ही है। इसके माने राज ठाकरे बिहार से आया होगा या ये बिहार का टैक्सी वाला एक ही है। हम सब एक हैं। ये आर्यन द्रविडियन बकवास है, ये कैसे, ये अंग्रेजों ने करुणानिधि को सिखा दिया, वो चलाया, उसको कुछ इतिहास ही नहीं पता। उसने कहा कि रामचंद्र जी आर्यन है और रावण ये द्रविड़ है और रामचंद्र जी ब्राह्मण है और ये हम लोग गैर ब्राह्मण है। सब उल्टा है। रामचंद्र जी तो क्षत्रिय था, ब्राह्मण नहीं था, और रावण ब्राह्मण था और वो तमिलियन भी नहीं है, वो नोएडा के दिल्ली के पास नोएडा है, वहां पैदा हुआ था। उसकी बीवी मंदोदरी मेरठ में पैदा हुई, फिर ये गया वहां कैलाश, जिसको मैंने चाइना से बात करके खुलवाया सबके लिए। और वहां जाकर उसने तपस की, और आप जानते हैं शिवा भगवान तो भोलानाथ है, वर दे दिया। हाँ, और उसको लेकर वो देखा कहाँ है सबसे अच्छा जगह, तो कुबेर ने श्रीलंका को बहुत सुंदर किया। तो उस कुबेर में कुबेर के जो राजधानी थी वहां पहुंचा, उसने अपना वर का उपयोग करके उसको खत्म किया और राजा बना श्रीलंका। ये करुणानिधि को नहीं पता था। मैंने उसको बहुत समझाया, आंखें में उन्होंने मान लिया। अब वो रावण लीला नहीं मनाता है और तो राम का बुराई जरूर करता है। अब राम सेतु पर मेरे ऊपर बहुत बिगड़ा है। मुझे देखिए, आज आपने पता नहीं खबर देखा है कि नहीं, या कल के अखबार में आएगा, जो सॉलिसिटर जनरल देखा, हाँ, वो सॉलिसिटर जनरल पराशरन, वो भी तमिल है, उसने उसको ये ब्रीफ दिया था कि राम सेतु गोस्वामी के खिलाफ लड़ो। वैसे राम सेतु को छू नहीं सकते, और तो करुणानिधि को खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो छू नहीं सकते। राम सेतु का एक ही बाकी है, उसको राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर करके, ताकि आप सब लोग आने जाने के लिए सरकार व्यवस्था करे। ये उसने कह दिया है कि मैं तो राम पर विश्वास करता हूँ, मैं समझता हूँ राम उस सेतु पर गया था, तो इसलिए मैंने ये ब्रीफ उसने वापस कर दी, हिम्मत कर दी उसने। परंतु ये इसको चिढ़ थी करुणानिधि। उसने एक आम सभा में कहा था कि स्वामी कहता है राम सेतु, ये कैसा हो गया राम सेतु? कोई राम इंजीनियर था, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री मिली? ऐसा सवाल पूछा उसने बेइज्जती करने के लिए। दूसरा दिन बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और हॉस्पिटल का नाम रामचंद्र मेडिकल। मैंने उसको गेट वेल कार्ड लिखा कि कम से कम राम को एमबीबीएस तो है ना ये। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये अंग्रेजों ने ये बीज आर्यन द्रविडियन, कहते हैं लोगों का रंग अलग है कश्मीर का और हमारा, हाँ होना ही है, रंग से कोई मतलब नहीं है रेस का, वो तो जितना धूप के निकट हो उतना रंग बदलता है, और रंग पिगमेंटेशन है। अमेरिका में एक अफ्रीकन अफ्रो अमेरिकन
सिंगर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन, नाम सुना है? उसका सफेद चमड़ा देखते थे, ये कैसा निग्रो हो गया, ये कैसा अफ्रो अमेरिकन हो गया। माइकल जैक्सन ने वो इसने पढ़ा एक दिन, तो उसने जाकर डॉक्टर को कहा कि प्लास्टिक सर्जरी से मेरा पिगमेंटेशन हटा दो। डॉक्टर ने हटा दिया, वो सफेद आदमी हो गया। तो पिगमेंटेशन से कोई फर्क नहीं है, वो धूप से इसका असर होता है। तो हम एक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, सब एक। और हमारे देश में ये सारा अजीब हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कब? कोलंबिया सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, वहां गए थे 1915 और वहां उन्होंने पीएचडी के लिए पढ़ाई की। पीएचडी मिली, पीएचडी थीसिस मैंने पढ़ा है, बहुत श्रेष्ठ पीएचडी। उसके बाद वो आए लंदन, वहां उन्होंने लॉ डिग्री की, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बने। इंडिया में आए, सब डॉक्टर अम्बेडकर को पुकारते थे भीमराव। जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फेल हो गए वहां। वहां एक जेंटलमैन पास डिग्री है जो उन दिनों में मिलती थी कि कोई अमीर आदमी आ जाए तो इसको फेल नहीं करना, उसको जेंटलमैन पास। और वो हिंदुस्तान आया और उसको क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसने फेल हुआ वो पंडित, और जो पीएचडी और लॉ डिग्री लेकर आया वो भीमराव। ये हमारे देश में आप भूल जाना चाहिए, सबको अपने को सिर्फ हिंदुस्तानी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खून है एक है, वो साइंटिफिकली प्रूव हो गई है। हमें विभाजन करने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो हम किसी तरीके से इसको दोबारा उत्पन्न करना है, इसको अलग करने के लोग लगे हुए हैं। तो ये हमारी काम रहेगी। और हाँ, हमारे देश में ऐसे घटनाएं हुई हैं जो दुखद घटना है, उसको किसी तरीके से भूलना है और आगे समझौता से बढ़ना है। मैं यही कहता हूँ कि हिंदू सब मानता है कि सारे धर्मों से भगवान प्राप्त कर सकते हैं। जब पारसी आया यहाँ, ईरान में कब्जा होने के बाद इस्लाम की वो आए थे, तो तब गुजरात में वो समय जो राणा था, उसका नाम था जदा राणा, और शंकराचार्य द्वारका, ये उनसे मिले। उनको कहा कि हाँ, तुम हमारे देश में रहिए, हमारी जो रहन सहन है उसके अनुसार रहिए। इसीलिए पारसी लोग जो हैं वो ईरानियन कपड़ा नहीं पहनते, वो ईरानियन भाषा पर्शियन नहीं बोलते, वो गुजराती बोलते हैं। और उनका सब रहन सहन इतना है कि हमने पूरा उनका देखभाल किया, और आज किसी को पता ही नहीं होता कौन पारसी है कौन नहीं है। चीफ जस्टिस कापड़िया पारसी था, किसी ने ये नहीं सोचा ये पारसी है। कमांडर चीफ मानिक शाह था, किसी ने पारसी नहीं सोचा। एयरफोर्स चीफ फाली मेजर पारसी, किसी ने सोचा नहीं। अटॉर्नी जनरल सोरी सोलाबजी, किसी ने नहीं सोचा। एनडीए का अटॉर्नी जनरल था, उसको कोई पारसी नहीं सोचा। यहूदी भी आए, उनको भी हमने बनाकर दिया। सिनागॉग ये सब बॉम्बे में भी बनाया, कोची में भी बनाया। और जब मुसलमान पहले आए थे, जो केरल में आए थे अरब लोग, उनके व्यवस्था की शादी के लिए, और इसीलिए उनको अंग्रेजी में मोपला कहते हैं, बट तेलुगु मलयालम भाषा में उसको मापिला ही कहते हैं। मापिला मीन्स सन इन लॉ। तो उनको भी यहाँ अब हो गया। जब 1857 में हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर लड़े, उस दिन से अंग्रेज थोड़ा घबरा गया, तो ये वहाँ से ये विभाजन आई है, इसको दोबारा स्थापित करने के लिए हमारी फर्ज है। और मैं ये समझता हूँ कि आज हम लोगों को क्या सोचना है कि आगे एक रचनात्मक मंशा से आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश में बहुत जल्दी हम घबरा जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं,
और कभी उलझन भी आती है, ऐसा करना है नहीं करना। इसको कहते हैं अर्जुना डिजीज। क्यों अर्जुना डिजीज? कुरुक्षेत्र में बैठे हैं और ये कहता नहीं ये सब मेरे भाई हैं, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। जब करना आया उसकी रथ फंस गई कीचड़ में और उतर के उसको निकाल के लगा, तो कृष्णा कहा अब मारो उसको। तो कहते मैं कैसे मारूंगा, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं ये तो नीचा झुका हुआ है, इसको कैसे मारूं? हाँ, तो कृष्णा ने कहा जब तेरे बीबी की साड़ी को उतार रहा था तब तुम्हारी क्षत्रियपन कहाँ गई, मारो इसको। इसी प्रकार से जब राम ने बाली को मारा, वो पेड़ के पीछे छिपकर सुग्रीव को माला पहना दिया ताकि दोनों बंदरों के बीच में फर्क देखने के लिए कौन सुग्रीव है कौन बाली है उनको पहले पता नहीं लगा, दोनों एक जैसा लग रहे थे। तो पीछे से तीर मारा, बाली मरते मरते कहा ये तुम मर्यादा पूछता हूँ, तुम्हारे जैसे कायर मैंने देखा नहीं, मेरे सामने आते आमने सामने लड़ाई होती तो फिर मैं कह सकता हूँ कि गर्व से निर्णय हुआ है, मैं मरूं या आप मरो। लेकिन कायर जैसा पीछे से छिपकर किया तुमने, तुम्हें कोई नैतिकता नहीं है। राम कहते हैं उसको, वो कौन होते हैं मुझे नैतिकता सिखाने वाले? तुमने सुग्रीव की बीवी को चोरी की, उसकी राज को चोरी की, और आप मुझे भाषण देते हो नैतिकता के? नैतिकता सिर्फ दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होता है, अनैतिक और नैतिक। हमारे साथ नैतिकता से व्यवहार करेंगे, हम भी नैतिकता से व्यवहार करेंगे। हमसे गड़बड़ करोगे तो फिर तो कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पहले तो ये होना चाहिए निर्णय, देश की रक्षा करने के लिए जो भी दुश्मन हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है, इस देश को कभी कोई डुबा नहीं सकता। हर बात मैंने देखा कि लोग कहते हैं कैसा हो ये तो चलेगा। जब हम 1947 में सारे हुआ तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि 3 साल में सब आकर भीख मांगेंगे हमसे कि वापस आ जाओ, 20 देशों में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, नहीं हुई। इनको खाने के लिए इनके पास उत्पादन के लिए शक्ति नहीं है। फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। फिर कहा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% रेट ऑफ ग्रोथ, हमारा 9% रेट ऑफ चलने लगे। आज लोग कहते हैं कि क्या होगा देश का, ये निराशा नहीं होनी चाहिए। मैं इमरजेंसी में लड़ रहा था तो लोग कह रहे थे इमरजेंसी कैसे जाएगी, कोई नहीं है, सब शांत है, तो कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं विद्रोह है। अब मैंने सोचा भाई इतना निराश हो जाएंगे तो मैं क्या प्रचार करूंगा। जेपी ने कहा विदेश में जाकर प्रचार करो, तो क्या प्रचार करूंगा? लोग यही कहेंगे कि इंडिया में सब लोग चुप है और यहाँ तुम मजा कर रहे हो, यही कहेंगे लोग। तो इसीलिए मैं आया वापिस चुपचाप पार्लियामेंट में गया, भाषण देकर फिर गायब हो गया, ये दिखाने के लिए कि व्यवस्था है हमारी भूमिगत व्यवस्था, इससे हम कर सकते हैं। परंतु तो किसी ने नहीं कहा मुझसे कि ये चाहिए, कहा कि नहीं ये तो 20 साल चलने वाली। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी आएगा, संजय गांधी के बाद उसके कुत्ता टॉमी गांधी आएगा, ये कहते थे मुझे। अब मुझसे पूछते थे कैसा जाएगा, मैं नहीं जानता, तो मैंने कहा मैं तो लड़ना ही जानता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर, इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद कई नेताओं ने, जनता पार्टी के नेताओं ने कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, लोग नहीं है, कुछ नहीं है, और एक मोड़ लग जाएगी इंदिरा गांधी पर, इसलिए बॉयकॉट करना चाहिए। परंतु चरण सिंह, मोरारजी देसाई, मैं बहुत उस समय बहुत छोटा था पर मेरा राय दी गई थी और मैं मोरारजी ने कहा कि तुम भी मीटिंग में बैठो। हमने फैसला किया कि चुनाव में भले आप जाएंगे लेकिन पब्लिक में जाकर प्रचार तो कर सकेंगे। तो जीत गए और इंदिरा गांधी खुद हार गए। मुझे लोग भाषण दे देते हैं अरे हमारे देश में डेमोक्रेसी किसको समझ में आती, गरीब लोगों को पेट भरना है। सिर्फ चंद पढ़े लिखे लोग, शहरों में रहने वाले लोग को ही डेमोक्रेसी पता है। लेकिन मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं दक्षिण में, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया
और जो ये जो अनपढ़ लोग है चुटिया पहन करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन्होंने इंदिरा गांधी को भी हरा दिया। और यदि एक एक सीट कांग्रेस की उत्तर भारत में आते नहीं और बॉम्बे में भी 6 सीट आते नहीं, तो हमारी जनता पार्टी सरकार में नहीं आती और डेमोक्रेसी वापस नहीं आती। इसीलिए चुटिया वालों या अनपढ़ लोग इनकी बुराई मत करो, ये ज्यादा जानते हैं पढ़े लिखे लोगों से। पढ़े लिखे लोगों तो हमारे देश में आज क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी को एलाइज नहीं मिलेंगे। अरे नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं पड़ने वाली है, 300 सीट मिलने वाली है। ये कैसा हिसाब लगा दिया आपने पूछते हैं। 1977 में 5 पार्टी एक हुए, उनके 71 की वोट को जोड़कर कितना बना, 22%। लोग पूछते थे ये कैसे मेजॉरिटी आपको मिलेगी। यही मुझे बड़े बड़े नेता भी जनता पार्टी के, उस समय की जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा, ये भाई यू टॉक लाइक यू आर टू अमेरिकनाइज्ड, ये सब ये थ्योरी बताते हो, बट ये बताइए 22% से कैसे हम 40% के ऊपर जा सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूं, मैं तो जानता हूं कि देश में लोग तैयार। आज भी यही पूछते हैं 27% मिली एनडीए को, कैसे यह मेजॉरिटी मिलेगी। अब लोगों को तंगा है कांग्रेस से। बीजेपी और एनडीए ने एक नेता चुना है जिसके बारे सब कहते हैं कि कुछ भी हो, परंतु उन्होंने तो करके दिखाया, एक बार नहीं 3 बार जीते हैं और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। आजकल वो विदेश में भी जो वीजा की बात कर रहे हैं, हम भाषा थोड़ा बदल गई है। कैमरॉन कहते हैं नहीं अब तो हमें मोदी से नया रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्या कहती है, हमें पावर चाहिए, गुजरात से चाहिए, गुजरात में जिस तरीके से पावर स्टेशन बने हैं उसको से हमें सीखना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी से बात करने में। ये पाकिस्तान ने कहा। हर देश, श्रीलंका में मैं जब था तो राजपक्ष ने कहा कि मोदी जब भी श्रीलंका आने चाहते हैं आमंत्रित थे, तो उनको सबको पता लग गया यही होने वाला। मैं आपको कहता हूं कि ये निराशा छोड़िए, छाती ठोक कर बाहर निकलिए कि हमारी सरकार बनने वाली है। और इसके लिए सारे अच्छे बुकलेट्स निकलने वाले हैं, पार्टी की तैयारी हो रही है, विजन डॉक्यूमेंट, मैनिफेस्टो, सब उसको पढ़कर लोगों के बीच में जाकर, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे मैं विशेष कहूँगा। और जो हमारे ट्विटर में बड़े सब एक शेर हैं ट्विटर, एक भी कुछ बुराई बोल देता है उसको ऐसा लगती है। मुझे वो सागरिका घोष कह रही थी कि ये इंटरनेट हिंदू इतने गाली क्यों देते हैं, तुमने कभी बोला होगा। तो आज जो नया तबका है ना, इसमें राष्ट्रवाद का एक संकल्प, ये नई अच्छी बात है। इस देश में एक पहचान होनी चाहिए, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और इसी मिट्टी के हैं और उतना ही हकदार हैं जो इस देश की अखंडता के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, उसके लिए हम पूजा करेंगे। हमारे देश में हमने कभी पैसे के आधार पर समाज को रचना नहीं की। मैं जब हार्वर्ड में प्रोफेसर स्टूडेंट बन के गया था पहले PhD लेने के, तो मुझे एक अमेरिकन स्टूडेंट ने पूछा, ये बताइए कि आप महात्मा गांधी के पीछे क्यों आप लोग खड़े हो गए। मैंने कहा क्यों, तो कहा वो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। मैंने कहा फिर आपके देश में नेता को अच्छा कपड़ा पहनना, हाँ बिल्कुल, सूट बूट चमकाओ जूता, उसके बिना हम नहीं करें, ये तो आधा नंगा है, इसके पीछे कैसे आप जा रहे हो। मैंने फिर सोचा बात तो सही है कि इनके देश में ये है, हमारे देश में क्यों नहीं। फिर देखा हमारे देश में हर चीज में जो सबको मर्यादा, सबसे ज्यादा मर्यादा देते हैं वो त्यागी होते हैं। हमारे देखिए साधु सन्यासी, उनके पास सिर्फ बगड़ा कपड़ा है। रामदेव को आपने देखा होगा, इंग्लैंड में उनको तंग किया सोनिया गांधी के कहने पर। कोई बात नहीं, हम जब उसको तंग करने लगेंगे तो देखेगा। तो
हमारे जो सारे गुरु हैं, और हमारे देश में लोग आज आ रहे हैं इन साधु संन्यासियों के आश्रम में, विदेशी भरे पड़े हैं पैसे वाले, क्योंकि हमने कभी पैसे धन के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा समाज में नहीं करा। हाँ, वो दान दे दें तो फिर बनती है, लेकिन कमाने में कोई बुरा नहीं है, हम नहीं बुरा मानते, परंतु उसके आधार पर समाज में हम स्थान नहीं देते। ये जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था एकात्म मानव कि भौतिक विकास हो, मटेरियल डेवलपमेंट हो, और उसके साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलनी चाहिए। ये हमारे देश की जमीन है और इसी में हमें समाज को रचना करनी है। इसीलिए जो नया शक्ति आई है, नया तबका आया हुआ है, वो आज ये देश की क्षमता को देखते हुए दोबारा देश को, एक बार थे हम दूसरे देशों जैसे नहीं है कि पहली बार बनेंगे ओलंपिक से, पहले थे और 1750 तक थे, लेकिन उस देश को दोबारा आज विकसित देश बनाना ये हमारी संकल्प होनी चाहिए। यही मुझे कहना है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद डॉक्टर स्वामी जी। अभी हम जो इंटरैक्शन, जो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरुआत करते हैं। मैं विनती करूंगा कि इन शॉर्ट आप क्वेश्चन पूछिए, लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि बाकी सब लोग इंटरैक्शन के लिए आए हैं। तो आई विल स्टार्ट द इंटरैक्शन एंड you will have to ask the question and Dr. Swami will reply to it. Please have patience. I will reply in English, Tamil, Chinese and Hindi.